मित्रों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 8 का जो दूसरा अध्याय है, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। तो छात्रों, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं उनके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो जैसे हमारे आसपास कई प्रकार के जीव हैं जिनको हम आँखों से देख सकते हैं या फिर नहीं देख सकते। तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनको हम आँखों से नहीं देख सकते, इनको हम सूक्ष्म जीवों की श्रेणी में रखते हैं। उसके पश्चात हमने एक नॉर्मल सा उदाहरण देखा होगा कि जैसे हम ब्रेड लेके आते हैं घर पे, तो यदि बरसात का टाइम हो और ब्रेड कुछ समय तक रह जाए, 1 या 2 दिन तक, तो छात्रों वो ब्रेड है वो सड़ने लगती है और इसकी सतह पर जो काले और सफ़ेद रंग के जो धब्बे हैं वो आ जाते हैं। तो ये किस कारण से आते हैं, ये चर्चा हम इस पाठ में करेंगे। तो चलिए हम विस्तार से जानते हैं सूक्ष्म जीवों के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि सूक्ष्म जीव होते क्या हैं, कौन कौन से वर्ग होते हैं सूक्ष्म जीवों के। तो सबसे पहले हम सूक्ष्म जीवों को 4 वर्गों में बांट सकते हैं। ये 4 वर्ग मुख्य रूप से कौन कौन से हैं। पहला तो है जीवाणु, जिसको हम बैक्टीरिया कहेंगे। दूसरा है कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। ये 4 सूक्ष्म जीव के वर्ग हैं। वायरस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो वायरस भी एक प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं और ये सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार से ही काम करते हैं। जैसे वायरस यदि किसी सजीव के संपर्क में आ जाए तो कुछ समय पश्चात वो गुणन प्रारंभ कर देता है, अर्थात सजीव की जो कोशिका है उनसे पोषण प्राप्त करके वो अपना गुणन चालू कर देता है और वृद्धि करने लगता है और सजीव के समान व्यवहार करने लगता है। और यदि सजीव के संपर्क में नहीं आता है तो एक क्रिस्टल की भांति वो पड़ा रहता है। वायरस कई प्रकार के रोग फैलाता है, जैसे जुखाम है, फ्लू है, खांसी है आदि। तो इसमें हमको ध्यान यही रखना है कि वायरस कौन कौन से रोग फैलाता है। पोलियो और खसरा भी वायरस के द्वारा ही होता है। अब जैसे कि हमने चारों वर्ग पढ़े थे, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल, इसमें मुख्य हम जानेंगे कि अतिसार और मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा होते हैं, जबकि टाइफाइड, जिसको हम आम भाषा में भाव भी कहते हैं, और क्षय रोग, जिसको हम टीबी कहते हैं, ये जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग हैं। सूक्ष्म जीवों के कई प्रकार होते हैं, उनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीवाणु के प्रकार। तो जीवाणु देखो स्पाइरल होते हैं, छड़नुमा होते हैं, एक सीधी छड़ के समान भी दिखाई देते हैं, गोलाकार भी होते हैं और अनेक प्रकार की जो आकृतियां हैं वो जीवाणु लिए हुए होते हैं। उसके बाद में शैवाल के बारे में बात करेंगे। तो देखो शैवाल का सबसे मुख्य गुण होता है उसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति होना। छात्रों, क्लोरोफिल के द्वारा शैवाल है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण कर सकता है। क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा ये मुख्य रूप से 2 शैवाल हैं। उसके बाद में प्रोटोजोआ की हम बात करते हैं। तो प्रोटोजोआ कौन होते हैं। छात्रों, प्रोटोजोआ होते हैं बहुत ही पुराने जीव। प्रोटो का मतलब होता है प्राचीन, और जो जीव होते हैं यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रोटो और जून। तो प्रोटो का मतलब होता है बहुत ही प्रारंभिक और जून का मतलब होता है जीव। इन्हीं 2 शब्दों से मिलके प्रोटोजोआ बना हुआ है।
इसका मतलब है बहुत ही पुराने जीव। इसमें उदाहरण हम लेते हैं अमीबा और पैरामीशियम का। छात्रों, अमीबा की जो आकृति होती है वो कोई फिक्स नहीं होती, और पैरामीशियम है उसकी आकृति हम चप्पल या जूते के समान मान सकते हैं। ये बदलते रहते हैं आकृति में। उसके बाद में हम बात करेंगे कवक की। तो थोड़ी देर पहले जो हमने बात की थी ब्रेड कवक के बारे में, तो जो राइजोपस होता है उसको हम ब्रेड कवक भी कहते हैं। ब्रेड कवक जो होता है वो जो फफूंदी होती है डबल रोटी के ऊपर, उसमें पाया जाता है। और जो पेनिसिलियम होता है वो एक प्रकार का रोग फैलाता है। आप लोगों ने सुना होगा या फिर कहीं पे पढ़ा होगा कि जो वैज्ञानिक थे हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उन्होंने सबसे पहले जो पेनिसिलिन नाम की जो औषधि है उसकी खोज की थी। और एस्परजिलस भी कवक ही होता है। तो छात्रों, ये थे विशेष प्रकार के कवक। और हम आगे चलते हैं तो सूक्ष्म जीव कैसे व्यवहार करते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो छात्रों, कई सूक्ष्म जीव होते हैं वो तो मित्रवत व्यवहार करते हैं। मित्रवत का मतलब है कि वो हमको नुकसान नहीं पहुंचाते, अर्थात हमको फ़ायदा पहुंचाते हैं। उनका प्रयोग करके हम फ़ायदा ले सकते हैं। जैसे दही है, ब्रेड है, केक है आदि खाद्य पदार्थ है हमारे, इनको बनाने में हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं। जैसे हम दही की बात करें तो दही में लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है वो एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है जिसको हम खाते हैं। ब्रेड कवक और केक में कवक होता है। यहाँ पर देखिए चित्र में कई विशेष प्रकार के विषाणु हैं, इनको दिखाया गया है। इसके अलावा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका प्रयोग होता है। जैसे कार्बनिक जो अपशिष्ट है, सब्जियों के छिलके हैं, इनको सड़ाने के लिए, गलाने के लिए भी सूक्ष्म जीवों का प्रयोग हम करते हैं। उसके बाद में आपने वर्मी कंपोस्टिंग का नाम सुना होगा। तो दोस्तों, इसमें वर्मी कंपोस्टिंग में केंचुए का तो उपयोग होता ही है, और साथ में विभिन्न प्रकार के जो सूक्ष्म जीव हैं वो भी काम करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की हम बात करें तो जो नाइट्रोसोमोनास है वो बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है। उसके बाद में हमारा अगला टॉपिक है कि सूक्ष्म जीव रहते कहाँ हैं। तो दोस्तों, ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर सूक्ष्म जीव नहीं रहते हों। हवा, पानी और सारे के प्रकार के जो आवास हैं उनमें सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। मरुस्थल में, दलदल में भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। अमीबा जैसा सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है, जबकि कवक और जीवाणु जो हैं वो समूह के रूप में जीवन यापन करते हैं। तो हम बात कर रहे थे लाभदायक सूक्ष्म जीवों की। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि जो लैक्टोबैसिलस होता है जीवाणु, वो दही में पाया जाता है, जो दूध को दही में बदल देता है। यह जीवाणु दूध में जनन करके दही में उसको परिवर्तित कर देता है। जीवाणु पनीर को अंग्रेजी में चीज़ कहते हैं, अचार तथा अन्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भी सहायक है। जैसे रवा या सूजी और इडली आदि खाद्य पदार्थ बनाते हैं इनका, तो इसमें दही काम आता है। और दही में जो लैक्टोबैसिलस होता है वो मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। छात्रों, कार्बन डाइऑक्साइड एक घटक है अनाक्षी श्वसन का। तो ये चीज़ आप आगे की क्लासों में पढ़ोगे। ये एक छोटा सा क्रियाकलाप है। ये हम देखते हैं कि कैसे मैदे की जो रोटी है वो फूल जाती है, उसमें जो
यीस्ट पाउडर हम डालते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है, यीस्ट या खमीर। इसे हम तीव्रता से जो फुलाने के लिए इसका काम लेते हैं इसको। जैसे जो बेकिंग उद्योग है उसमें यीस्ट काम आता है, ब्रेड है, पेस्ट्री है, इसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। अब सूक्ष्म जीवों का जो वाणिज्यिक उपयोग है, जैसे एल्कोहल है, शराब है, एसिटिक एसिड है, इनके निर्माण में भी होता है। उसके बाद में किण्वन की हम बात करते हैं तो किण्वन क्या होता है। किण्वन की बात करने से पहले हम नाम लेना चाहेंगे जो लुई पास्चर है, इन्होंने सर्वप्रथम किण्वन की खोज की थी 1857 में। तो किण्वन या फर्मेंटेशन क्या होता है, एक तो श्वसन होता है और दूसरा किण्वन होता है। या फिर ऐसे बात करें कि जो अनाक्षी श्वसन है उसको ही मोटे रूप से हम किण्वन कह देते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे कि जो सूक्ष्म जीव है उनका औषधियों में कैसे उपयोग करते हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा जो प्रतिजैविक होती है एंटीबायोटिक, वो कैसे काम करती है, उसमें भी सूक्ष्म जीव ही होते हैं। सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही विभिन्न रोगों का इलाज किया जाता है। जो विशेष प्रकार की एंटीबायोटिक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, ये नॉर्मल सी एंटीबायोटिक है जो आप लोगों को याद रखनी है। इनमें भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं। जैसा कि छात्रों मैंने पहले जिक्र किया था कि सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे ये। तो अचानक उन्होंने संवर्धन तस्त्री पर हरे रंग की फफूंद अर्थात कवक के छोटे छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। यह भी तथ्य पाया गया कि बहुत सारे जो जीवाणु हैं फफूंद द्वारा मारे गए। इसी प्रकार के जो प्रयोग है उनसे पेनिसिलिन की जो औषधि है उसका निर्माण हुआ। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो पशु आहार है, कुक्कुट आहार, उसमें भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। वैक्सीन की हम बात करते हैं तो वैक्सीन का मतलब होता है टीका। और छात्रों, हमारा जो शरीर है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता खुद भी उत्पन्न करता है और टीका भी रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है। आप लोगों ने नोट किया होगा कि जैसे ही हम कभी बीमार पड़े हैं तो जैसे ही डॉक्टर के पास गए हैं तो उन्होंने इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाने के बाद हम तुरंत ठीक हो जाते हैं। तो ये सारी की सारी जो क्रियाएं हैं इनमें भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। जो प्रतिरक्षी हमारे शरीर में प्रवेश कराए जाते हैं वो जो प्रतिजन होता है रोग कारक उसको नष्ट कर देता है, जिससे हम ठीक हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों में चेचक का उन्मूलन हो गया, अर्थात चेचक खत्म हो गया। उसके बाद में हम बात करते हैं कि मिट्टी की जो उर्वरता है उसमें वृद्धि करने के लिए भी सूक्ष्म जीव हैं उनका प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए भी सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर कुछ सूक्ष्म जीव दिखाए गए हैं जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकारक होते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकारक नीले हरे शैवाल यहाँ दिखाए गए हैं। यहाँ नाइट्रोमोनास का ये चित्र है। उसके बाद में हम बात करेंगे पर्यावरण के शुद्धिकरण में। तो अपने विद्यालय के जो माली हैं वो क्या करते हैं, कचरा होता है वो ज़मीन में गाड़ देते हैं। कुछ समय बाद में ये खाद में परिवर्तित हो जाता है। तो खाद में परिवर्तित क्यों हो जाता है, क्योंकि सूक्ष्म जीवों द्वारा विभिन्न प्रकार की क्रियाएं की जाती है और इसको खाद में बदल दिया जाता है। तो छात्रों, ये थे सूक्ष्म जीवों के लाभदायक प्रभाव। अब हम देखेंगे कि सूक्ष्म जीव हानिकारक भी होते हैं। वो किस तरीके से होते हैं। तो सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक होते हैं।
ये रोग पैदा करने वाले जो रोगाणु होते हैं उनको पैदा करते हैं। सबसे पहले मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्मजीवों की हम बात करते हैं। तो रोग कारक सूक्ष्मजीवों की बात करेंगे तो हम रोग की बात कर लेते हैं पहले। तो रोग क्या होता है? तो छात्रों, रोग वह अवस्था होती है जिसमें कि जो हमारा शरीर है वो सामान्य क्रियाकलापों से कुछ अलग व्यवहार करता है, अर्थात सामान्य से कुछ भी अलग व्यवहार हो और तकलीफ हो किसी प्रकार की, तो वो रोग की श्रेणी में आते हैं। देखिए, कुछ रोग तो होते हैं संचरणीय, कुछ रोग होते हैं असंचरणीय, अर्थात जो माध्यम से फैलते हैं उनको हम संचरणीय रोग कहते हैं। परिभाषा देख लेते हैं इसकी। तो सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु से, जल से या भोजन द्वारा या फिर कायिक संपर्क द्वारा अर्थात टचिंग के द्वारा फैलते हैं, उनको हम संचरणीय रोग कहते हैं। इनमें मुख्य रूप से हैजा है, सामान्य सर्दी जुकाम है, चिकन पॉक्स है और टीबी है। छात्रों, टीबी भी एक संचरणीय बीमारी है। यदि हम टीबी के मरीज के साथ ज़्यादा समय तक रहते हैं तो ये रोग हमको हो सकता है। और देखो, जुखाम से पीड़ित यदि व्यक्ति कोई छींकता है तो उसके नाक से जो लिक्विड निकलता है उसमें हजारों वायरस होते हैं, लाखों की संख्या में वायरस होते हैं और वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। छात्रों, एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम कैसे रोग का शिकार होते हैं। देखिए, जैसे ही हमारे जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कुछ कारणों से कम होती है, जिसमें मौसम है, हमारा खान पान है, बहुत सारे कारण हैं। इनसे हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम होती है और इस टाइम पे यदि कोई रोग कारक हमारे टच में आ जाता है, हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है, तो हम रोग से ग्रसित हो जाते हैं। कुछ कीट हैं जो रोगवाहक का कार्य करते हैं, घरेलू मक्खी भी करती है। जैसे घरेलू मक्खी किसी रोगग्रस्त चीज़ के ऊपर बैठकर हमारे खाने पे बैठ जाए तो वहाँ पर वो दूषित हो जाता है। यहाँ पर मादा एनाफिलीज जो मच्छर है, देखिए छात्रों, मादा एनाफिलीज का नाम लिया जा रहा है, नर्म एनाफिलीज का नाम नहीं लिया जा रहा। तो जो मलेरिया के वाहक का कार्य करेगी वो है मादा एनाफिलीज, मलेरिया के परजीवी का वाहक है। जो मादा एडीज मच्छर है वो डेंगू वायरस का वाहक है। तो यहाँ पर हम जो डेंगू है और मलेरिया है उसके रोकथाम के उपाय भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो पानी को रुका नहीं रहने देंगे। पानी भरेगा तो मच्छर पैदा होंगे और मच्छर पैदा होंगे तो बीमारियां फैलाएंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे मनुष्यों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग। सबसे पहले क्षयरोग की हम बात करेंगे तो जीवाणु के द्वारा ये फैलेगा। जीवाणु का नाम है इसका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जिसको टीबी का जीवाणु भी हम कहते हैं। इसका संचरण का तरीका वायु है, हवा से ये फैलता है। उसके बाद में मिजल्स है, ये भी वायरस के द्वारा फैलता है। जो मिजल्स वायरस होता है इसका रोग कारक होता है। उसके बाद में संचरण का तरीका इसका भी वायु है। उसके बाद में चिकन पॉक्स, ये भी वायरस के द्वारा फैलता है, पॉक्स वायरस होता है इसका, और ये वायु के सीधे संपर्क में आने से फैलता है। सीधे संपर्क में आ जाओ या फिर पास में बैठ जाओ रोगी के तो भी ये हो सकता है। इसलिए हमको ये प्रयास करना चाहिए कि पॉक्स का जो रोगी है उसके पास हम नहीं बैठे। उसके बाद में पोलियो, तो जो पोलियो है उसका जो वायरस है वो होता है एंट्रोवायरस। एंट्रोवायरस के द्वारा पोलियो होता है। ये दूषित जल और वायु के द्वारा हो सकता है। उसके बाद में हैजा, ये जीवाणु के द्वारा होता है, जल और भोजन इसका माध्यम है। टाइफाइड,
ये भी जीवाणु के द्वारा होता है। जल इसका माध्यम है, गंदा जल पीते हैं तो टाइफाइड होने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए हमको जो जल है उसको उबालकर पीना चाहिए। हेपेटाइटिस ए है वो भी हेपेटाइटिस वायरस के द्वारा होता है, इसका जो साधन है वो भी जल है। उसके बाद में मलेरिया की हम बात करेंगे तो मलेरिया भी प्रोटोजोआ के कारण होता है। छात्रों, हम यहाँ ध्यान रखेंगे केवल मलेरिया ही ऐसा रोग है जो कि प्रोटोजोआ के कारण होता है। मच्छर केवल उसका एक वाहक है, मच्छर के शरीर में ये प्रोटोजोआ निवास करता है, तो हम मच्छरों से बचते हैं तो मलेरिया से भी हम बच सकते हैं। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं जंतुओं में कौन कौन से जो जीवाणु हैं वो नुकसानदायक है। सबसे पहले 1876 में जो बैसिलस एंथ्रेसिस नाम का जो जीवाणु है उसकी खोज की गई थी। ये एंथ्रेक्स रोग का कारक है। तो उदाहरण के लिए जो एंथ्रेक्स है मनुष्य और मवेशियों में होने वाला रोग है, ये जीवाणु के द्वारा होता है। गाय में खुरपका और मुंहपका रोग भी किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है। उसके बाद में पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव, पौधे जैसे गेहूँ है, चावल है, आलू, संतरा, ये सारे के सारे जो जीव हैं, फसल हैं, इनमें सूक्ष्म जीवों के द्वारा रोग उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर एक सारणी है, जैसे नींबू का जो कैंकर है वो जीवाणु के द्वारा होता है। संचरण का तरीका इसका वायु है। गेहूं का रस्ट मतलब गेहूं का मिट्टी के समान हो जाता है, ये कवक के द्वारा होता है। ये वायु या फिर संक्रमित बीज हम काम में लेते हैं उससे ये होता है। भिंडी का पीत है, ये भी वायरस के द्वारा होता है। कीट इसका रोग कारक है। उसके बाद में हम बात करेंगे खाद्य विषाक्तन के बारे में। तो फूड पॉइजनिंग क्या होती है कि यदि हम बनाए हुए भोजन को कई देर तक रख दें तो भोजन संदूषित हो जाता है। इसको हम यदि सेवन कर लें तो हम बीमार भी पड़ सकते हैं। यही जो घटना है वो फूड पॉइजनिंग कहलाती है। उसके बाद में हम बात करेंगे खाद्य परिरक्षण के बारे में। खाद्य परिरक्षण का अर्थ है कि हम खाद्य पदार्थों को किस प्रकार से परिरक्षित रखें, अर्थात बचा के रखें। हम देखते हैं कि जैसे खाद्य पदार्थ लेके आते हैं, हम फल लेके आते हैं और मिठाइयाँ लेके आते हैं, ये जल्दी ही ख़राब हो जाते हैं। तो इनका किस तरीके से हम बचाव रख सकते हैं? तो सामान्य तरीके हैं। सबसे पहला है रासायनिक उपाय। तो रासायनिक उपाय में क्या है? नमक और खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकने के लिए किया जा सकता है। नमक और खाद्य तेल जो है वो परिरक्षक का काम करेंगे, और सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइट जो है ये भी परिरक्षक हैं, ये रासायनिक परिरक्षक हैं। जैम और स्क्वैश बनाने में इनका प्रयोग हम करते हैं। उसके बाद में नमक का परिरक्षण, तो नमक के द्वारा हम खाद्य पदार्थों को परिरक्षित कर सकते हैं, जैसे मांस, मछली है। आपने देखा होगा कि करेला है, उसका कड़वापन भी नमक से दूर किया जाता है। जीवाणुओं की वृद्धि रोकने के लिए नमक काफ़ी कारगर उपाय है। चीनी के द्वारा भी परिरक्षण हम कर सकते हैं, जैम, जेली और स्क्वैश आदि का। तेल या सिरके के द्वारा भी हम परिरक्षण कर सकते हैं। उसके बाद में ठंडा या गर्म करना। देखिए छात्रों, एक विशेष तापमान पर ही सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होती है। विशेष तापमान जैसे ज़्यादा या कम हो तो सूक्ष्म जीव वृद्धि नहीं करते। उनका जो विकसित होने का तापमान है वो लगभग कमरे का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस तापमान पे ही सूक्ष्म जीव पैदा होते हैं। तो एक लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने खोज करी थी पाश्चुरीकरण की। जो पाश्चुरीकरण क्या होता है? तो दूध को या
खाद्य पदार्थ है तरल, उसको 70 डिग्री सेल्सियस पर, ध्यान रखिएगा ये बात, 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं और फिर एकाएक ठंडा कर देते हैं और उसको हम भंडारित कर देते हैं। ये सारी की सारी प्रक्रिया पाश्चुरीकरण प्रक्रिया कहलाती है। उसके बाद में भंडारण या पैकिंग, तो सूखे जो मेवे होते हैं जैसे अखरोट है, बादाम है, काजू है, ये सारे के सारे एक पॉलीथीन में पैक करके उस पॉलीथीन की हवा निकाल दी जाती है। इससे भी सूक्ष्म जीवों से रक्षा होती है। उसके बाद में हम बात करेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण की। तो जो लेग्यूम पौधे हैं, दलहनी पौधे, ये नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक होते हैं, क्योंकि इनकी जड़ों में जो राइजोबियम नामक सूक्ष्म जीव होता है, ये सूक्ष्म जीव जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है उसको परिवर्तित करता है और पौधे के लिए काम में लेते हैं। तो छात्रों, वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन होती है उसको पौधे सीधे प्रयोग नहीं कर सकते और उनको परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है। इसलिए नाइट्रोजन की प्रक्रिया है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर नाइट्रोजन चक्र की हम बात करेंगे तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ से चालू कर लेते हैं कि जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन किया जाता है। कहाँ पे? मिट्टी में। उसके बाद में कुछ नाइट्रोजन बाहर निकल जाती है। तड़ित के द्वारा भी कुछ नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जो जीवाणु है, नीले हरे शैवाल है, वो भी स्थिरीकरण करते हैं। जीवाणु के द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर दिया जाता है और ये पौधे काम में ले लेते हैं। तो छात्रों, ये पाठ लगभग कंप्लीट हो गया। इसके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पॉइंट्स हैं, ये हम बता रहे हैं कि सूक्ष्म जीव अत्यंत छोटे होते हैं, बिना यंत्र की सहायता से इनको नहीं देख सकते, इम्पोर्टेंट लाइन है। उसके बाद में यह बर्फीले शीत मौसम में या फिर उष्ण झरनों में भी रह सकते हैं, सभी जगह रहते हैं सूक्ष्म जीव। ये जो पॉइंट्स है इनसे आपकी जो पाठ है पूरा रिवाइज हो जाएगा, इनको ध्यान से देखिए। सूक्ष्म जीव वायु, जल, मिट्टी और जो जंतु के शरीर है उसमें भी रहते हैं। एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय हो सकते हैं। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ तथा कुछ शैवाल भी सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आते हैं। विषाणु केवल परपोषी जैसे जीवाणु, पादप या जंतु में ही गुणन करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव औषधि एवं एल्कोहल से वाणिज्यिक उत्पादन में भी उपयोगी हैं, जैसे बियर वगैरह बनाने में या और कोई पेय पदार्थ बनाने में भी इनका उपयोग होता है। कुछ सूक्ष्म जीव जैविक कचरे जैसे कि मृत पौधे एवं जंतु अपशिष्ट को अपघटित करके सरल पदार्थों में बदल देते हैं और वातावरण को स्वच्छ बना देते हैं। प्रोटोजोआ के द्वारा अतिसार और मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। सूक्ष्म जीवों के द्वारा हमारा भोजन है वो भी विषाक्त हो जाता है। कुछ सूक्ष्म जीव लेग्यूम पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करते हैं, जिससे कि पौधे उसको काम में लेते हैं। मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर नाइट्रोजनी यौगिकों में बदल देते हैं। विशेष रूप से जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में बदलते हैं, जो कि वायुमंडल में मिल जाती है। तो ये था आपका पाठ नंबर 2। अगली वीडियो में हम पाठ नंबर 3 का अध्ययन करेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको रेगुलर कक्षा 8 के वीडियोज़ मिलते रहें। हमारे इस चैनल पे कक्षा 6 से लेके 12 तक के सभी वीडियो अपलोड किए जाएंगे, जो कि ऑनलाइन जो स्टडी है उसको प्रोत्साहित करेंगे।
तो छात्रों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा और लगातार पढ़ाई कीजिएगा। धन्यवाद।